हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री टेल्स और मैं सुनील सर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि आपको पढ़ाई से डरना नहीं है, बल्कि पढ़ाई के साथ एंजॉय करना है। तो आज हम केमिस्ट्री के साथ एंजॉय करेंगे, यानी केमिस्ट्री के साथ हम खेलेंगे बल्कि लड़ेंगे नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, गिरता वही है जो चलता है और चलता वही है जो गिरता है। यानी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका सोल्यूशन भी है, और समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ने का भी मौका है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानना है, हार को जीत में बदलना है। हार मानना नहीं बल्कि हार को जीत में बदलना है। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम जीत में बदलेंगे, अर्थात इसको अपना बना लेंगे। और अपना ये तभी हो पाएगा आपके साथ जब आप इसके साथ एंजॉय करेंगे। यानी पढ़ाई के साथ एंजॉय करें, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। यदि आप उसके साथ एंजॉय करते हैं तो पढ़ाई आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगा और वो आपका हो जाएगा। जिसके से लगाव रखते हैं वो आपका हो जाता है। तो यदि आप पढ़ाई से लगाव रखेंगे, अर्थात उसके साथ एंजॉय करेंगे, तो किसका हो जाएगा? आपका हो जाएगा। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ा रहे हैं जो आपका हो जाएगा। ओके, ध्यान से समझिए बेटा। इसमें हमको भी पढ़ना क्या है? थॉमसन्स मॉडल। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे थॉमसन्स मॉडल, और क्या पढ़ेंगे हम? रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद बोर्स मॉडल, उसके बाद प्लैंक्स थ्योरी पढ़ेंगे। आज हम इतना की चर्चा करेंगे, फिर जो दूसरा वीडियो बनेगा जो बचे हुए टॉपिक्स है उसका भी आप देख लेंगे, उसको भी आप पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम थॉमसन मॉडल समझिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जरूरत क्यों पड़ी? पहले ये समझिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जरूरत क्यों पड़ी। तो समझिए ध्यान से। आप जानते हैं कि जितने भी सबस्टांस बना है, यानी ये मैटर है, हमको मैटर के बारे में स्टडी करना है, मैटर के नेचर के बारे में जानना है। तो मैटर के नेचर में जानने के पहले, इस मैटर को पूरा जानने के पहले हम एक मैटर जिससे बना उस एक पार्टिकल को जान लें। जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में एक ईंटा को जोड़ते हैं और जोड़ते जोड़ते बड़ा बिल्डिंग बन जाते हैं। यानी यदि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो आप ईंटा के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़िए, उससे कैसे बना उसके बारे में जानिए। ठीक इसी प्रकार हम इस मैटर के बारे में जानना चाहते हैं तो ये है एटम। जो सबसे छोटे पार्टिकल है वो एटम है। इस एटम को, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो सबसे वो एटम है, एटम को 19वीं सेंचुरी में डिवाइड किया गया ताकि हम इसके बारे में जान सकें। तो उसको बांटा गया इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में, ये जाना गया। लेकिन कहा ठीक है एटम का सबसे छोटा पार्टिकल है, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड किए। लेकिन अब हम इसको जानना चाहेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके स्ट्रक्चर में कई साइंटिस्टों ने अपना अपना रिसर्च किया और दिया और बताया। क्या बताया? एक व्यक्ति है जिसका नाम था थॉमसन। थॉमसन ने कहा कि जो एटम है वो कैसा है? एक स्फेरिकल है और इसके अंदर जो है पॉजिटिवली चार्ज भरा हुआ है। इसमें पॉजिटिवली चार्ज भरा हुआ है, यानी पॉजिटिवली चार्ज से फुल है। और इसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन है। क्या है बेटा? बीच में इलेक्ट्रॉन है। बीच में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यानी एटम जो है स्फेरिकल है लेकिन इलेक्ट्रॉन है। तो बोला कि इलेक्ट्रॉन जैसे सीड होता है ना किसी फ्रूट में, आप वाटरमेलन देखें सीड होता है, तो इसलिए इस मॉडल का नाम रखा प्लम पुडिंग मॉडल, या इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, यानी थॉमसन मॉडल। लेकिन जब अल्फा स्कैटरिंग हुआ, जब रदरफोर्ड ने अल्फा एक्सपेक्टरिंग किया, तो बोला कि नहीं, एटम जो है कि उसमें प्रोटॉन जो है सभी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक सेंटर में लोकलाइज्ड है। तो ये मॉडल को डिस्कार्डेड कर दिया गया। तो जो दूसरी मॉडल आया उसका नाम था थॉमसन्स मॉडल। उसने भी अपना प्रयास किया और बताया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। तो उसने क्या किया? उसने लिया एक गोल्ड फॉइल लिया, और गोल्ड फॉइल का जो साइज लिया वो साइज है 100 नैनोमीटर। आप नैनोमीटर समझते हैं, 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है बेटा 10⁻⁹ मीटर।
10⁻⁹ मीटर होता है। इसका मतलब इस गोल्ड फॉइल का साइज बहुत ही छोटा था। कितना हुआ? 0.0000 बहुत हुआ, ये बहुत छोटा साइज हो गया। बहुत छोटा साइज को लिया उसने, इस पर क्या पास किया? अल्फा रे। क्या पास किया बेटा? अल्फा रे। अल्फा रे एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलता है, यूरेनियम हुआ, रेडियम हुआ, इस अल्फा रे को पास किया तो अल्फा रे सीधे पास हो गया। अल्फा रे सीधे पास हो गया। अल्फा रे सीधे पास हो गया, स्ट्रेट लाइन में चला गया। लेकिन 20,000 अल्फा रे पास किया, उसमें से एक अल्फा रे अपने पोजीशन पर लौट गया। यानी जिस साइड से अल्फा रे गया था उसी साइड से उसने लौट गया, यानी 180 डिग्री से बैक हो गया। तब रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया नाम, और इसके बेसिस पर उसने इसका स्ट्रक्चर बनाया। किसका स्ट्रक्चर बनाया बेटा? एटम का स्ट्रक्चर बनाया। तो एटम का स्ट्रक्चर बनाया और उसने कहा कि एटम जो है स्फेरिकल है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर घूमता है। किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। रदरफोर्ड ने बताया कि एटम जो है क्या है? स्फेरिकल है और बीच में सेंटर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है। किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया कि एटम एक स्फेरिकल है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है और बीच में पॉजिटिवली चार्ज है। इसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा। यहाँ तक न्यूक्लियस कहा। इसका साइज भी निकाला 10⁻⁻15 मीटर, यानी 1 फर्मी निकाला। और इसका भी साइज निकाला और बताया इसका साइज जो है 1 एंगस्ट्रम है, यानी 10⁻10 मीटर है। किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। तो एक नई थ्योरी आई जिसका नाम है मैक्सवेल थ्योरी। तो मैक्सवेल थ्योरी कहता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, कोई भी पार्टिकल हो, वो जब घूमेगा तो एनर्जी लूज करेगा। और जब एनर्जी लूज करेगा, मान लिया इलेक्ट्रॉन घूम रहा, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा तो ये अपनी कहता है इसकी एनर्जी लूज करेगा। क्या करेगा? इसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज करेगा। जब एनर्जी लूज करेगा ये, तो इसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा। कौन सा थ्योरी बताया? मैक्सवेल थ्योरी बताया। और इस थ्योरी के आधार पर ये कहा, देखो बेटा समझो, अभी मैंने दो ही बात बताया कि एटम जो है बीच में सेंटर है और सेंटर में न्यूक्लियस है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है। अब कहा ये न्यूक्लियस है, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बेटा, क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा, वह अपनी एनर्जी को लूज कर रहा। तो लूज करते जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा, अर्थात एटम की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा। तो जब एटम की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा तो एटम रहेगा ही नहीं। तो ये रदरफोर्ड का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक माना गया था। लेकिन अब इस थ्योरी के बारे में कहा कि ऐसा होता नहीं, कहा लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल में होता नहीं, जबकि न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली घूम रहा है। तब इसके बारे में बोर्स थ्योरी आया। कौन सा थ्योरी? बोर थ्योरी। बोर ने कहा, नील्स बोर, उसका नाम था नील्स बोर। नील्स बोर को नोबेल प्राइज भी मिला। तो नील्स बोर ने कहा कि जब न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो यह इलेक्ट्रॉन मोशन में है, तो इसको न्यूक्लियस में इसलिए घूम रहा है चारों कि इसको एक फोर्स से खींच रहा है। यदि फोर्स से नहीं खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स लग रहा है। तो कहा इस पर दो फोर्स लगता है। एक फोर्स लगता है बाहर की ओर फोर्स, उस फोर्स को कहते हैं mv²/r। इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की ओर फोर्स लगा, और एक फोर्स अंदर की ओर लगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पर चार्ज पूरा Jd हुआ, इस पर इलेक्ट्रॉन है, इस पर चार्ज -e हुआ, यानी 1 इलेक्ट्रॉन पर जो नेगेटिवली चार्ज हुआ। तो कहता इन दोनों के बीच डिस्टेंस r है, तो कहता इसके बीच जो फोर्स लगेगा वह फोर्स होगा kZe²/r²। आप कूलम्बिक फोर्स पढ़े हैं, दो स्फीयर के बीच में ये आप पढ़े होंगे कि स्फीयर 1 हो या दो चार्ज है, इस पर Q1 चार्ज है या Q2 चार्ज है, और दोनों के बीच डिस्टेंस r। तो आप ये देखें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो दो फोर्स काम करता है। एक बाहर की ओर फोर्स, उसको कहता है mv²,
एक अंदर की ओर फोर्स करता है काम, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वो होता है kZe²/r² होता है। और ये फोर्स इस फोर्स के बराबर होता है, दोनों फोर्स के बराबर होता है। यानी समझिए कि इस इलेक्ट्रॉन पर 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है और 10 न्यूटन फोर्स इस साइड लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? मान लिया इलेक्ट्रॉन है बेटा, इस इलेक्ट्रॉन पर इस साइड ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर 10 न्यूटन फोर्स इधर लगा और 10 न्यूटन फोर्स इधर लगा। इस पर नेट फोर्स क्या लगा? इस पर नेट फोर्स 0 लगा ना। तो जब नेट फोर्स 0 लगा तो ये तो यही रहेगा क्योंकि इस पर फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, या मोशन में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इस इलेक्ट्रॉन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसीलिए इस पर जो फोर्स है कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट है, इसमें दो प्रकार की एनर्जी काम करेगा। पहला एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मोशन में है, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा मोशन में, इसमें एक एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी, और ये पोजीशन r पर है तो एक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो दोनों एनर्जी को मिला दो, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी हो जाएगा। ये टोटल एनर्जी नील्स बोर ने निकाला, और टोटल एनर्जी का वैल्यू उसने निकाला बेटा, टोटल एनर्जी का वैल्यू निकाला, यही मेन इंपॉर्टेंट है। टोटल एनर्जी -2π² me⁴ z² डिवाइडेड बाई h² इंटू n²। n जहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिट है, n जहाँ नंबर ऑफ क्या है बेटा, n जहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिट है, और z जहाँ एटॉमिक नंबर है। z क्या है? एटॉमिक नंबर है, और n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है, और h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। h है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसका वैल्यू कितना होता है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। और m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और e क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। आप पाए का वैल्यू आप जानते हैं, जब सब का वैल्यू डालेंगे बेटा, तो ये जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ जब वैल्यू डालेंगे तो टोटल एनर्जी होगा। इसको मिटा दूं मैं? ओके गुड। देखो बेटा, इसको मैंने मिटा दिया, लिख लो पहले इसको, राहुल लिख लो पूरा इसको अच्छा से। टोटल एनर्जी इसको तो -2π² me⁴ z² h² डिवाइडेड बाय h² n²। ओके ठीक। तो आपने देखा टोटल एनर्जी, आपने समझ गया कि इस इलेक्ट्रॉन पर टोटल एनर्जी किसने निकाला? नील्स बोर ने निकाला। और टोटल एनर्जी का जो वैल्यू निकाला बेटा, कि जब इलेक्ट्रॉन ये घूमता है, इसमें जो टोटल एनर्जी होता है तो कितना होता है? -2.18 10⁻⁻18 z² डिवाइडेड बाय n² जूल पर एटम होता है। ये हमने जूल पर एटम में निकाला एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हैं, किलो जूल में भी निकाल सकते हैं। तो अभी हमने यही देखे टोटल एनर्जी ये निकाला हमने। किसे निकाला? नील्स बोर ने। तो टोटल एनर्जी हुआ, इसका मतलब जेड चेंज हो सकता है, एन चेंज हो सकता है, लेकिन ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए निकाला है, तो जेड वही होगा जो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए निकाल सकते हैं, उसके लिए। ओके, अब समझो ध्यान से। अब जो तुम्हारा क्वेश्चन जनरेट करेगा, या तुम्हारा बोर्ड का जो क्वेश्चन आएगा, या तुम्हारे जो स्कूल में तुम अभी जो पेपर दे सकते हो, उस पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, तो ये पहली ऑर्बिट है बेटा, और ये दूसरी ऑर्बिट है, और ये तीसरी ऑर्बिट है, और ये चौथी ऑर्बिट है। हमने कितने ऑर्बिट लिए? 4 ऑर्बिट, है ना। देखो ध्यान से, 4 ऑर्बिट लिए। ये हमने लिए पहली ऑर्बिट, पहली ऑर्बिट, इसकी एनर्जी मानो E1, और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी मानो E4 है। तो दोनों का यहाँ से यहाँ जब इलेक्ट्रॉन जाएगा एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि ये लो एनर्जी है। आप जानते हैं यहाँ तक घूमेगा तो थोड़ा साइज बढ़ रहा, ऑर्बिट बढ़ रहा, तो एनर्जी भी बढ़ रही है। तो एनर्जी बढ़ेगा तो कितना होगा? E4 की एनर्जी ज़्यादा होगा, E1 की एनर्जी कम होगा।
तो पूछेगा एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा। तो एनर्जी का जो डिफरेंस निकालोगे, एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा ई इक्वल टू होगा E4 माइनस E1। सबका वैल्यू डालोगे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा 2.18 10 टू दी पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और 1/n1 स्क्वायर हो जाएगा बेटा, 1/n1 स्क्वायर बाय 1/n2 स्क्वायर और ये हो जाएगा जूल पर एटम हो जाएगा, जूल पर एटम। अब ध्यान समझो, n1 जो है हमेशा छोटा होगा, n2 बड़ा होगा, n1 छोटा होगा, n2 बड़ा होगा। तो कैसे निकालेंगे इसका, और ये लिए हमने हाइड्रोजन एटम लिए, तो हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम इसका एनर्जी निकालें, कैसे निकालेंगे इसको, देखो डेल्टा ई इक्वल टू हो गया 2.18 10 टू दी पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर। अब किस में गया, पहला फर्स्ट गया तो 1 स्क्वायर माइनस ये फोर्थ में गया तो 4 का स्क्वायर और जूल पर एटम हो गया। अब इसका आप कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं। तो ये आपका एनर्जी हुआ। तो ये एनर्जी जो है फिक्स होती है, तो एनर्जी फिक्स होती है। तब इसको कहा कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में तो उसकी एनर्जी फिक्स होती है, यानी ये एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। तो एक तो आपको पूछेगा कि एनर्जी कितना निकलेगा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके लिए यही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, है ना, यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब आप उसमें क्या पूछ सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है या एनर्जी लूज करता है और गेन करता है तो किस रूप में एनर्जी गेन करता है और किस रूप में एनर्जी लूज करता है। तो एनर्जी जो गेन करता है वो रेडिएशन के रूप में गेन करता है और लॉस भी करेगा रेडिएशन के रूप में। सपोज मान लिया जाए ये है पहली ऑर्बिट है और ये इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी ऑर्बिट है, तीसरी ऑर्बिट है और एक चौथी ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर रहा है, ये फोर्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, इस ऑर्बिट में आया। तो जब इलेक्ट्रॉन आया तो एनर्जी लूज करेगा और जो एनर्जी लूज करेगा बेटा वो किस में करेगा, रेडिएशन के रूप में एनर्जी लूज करेगा। तो जो रेडिएशन के रूप में एनर्जी लूज करेगा तो क्या करेगा, रेडिएशन है तो ये वेव नेचर कैरेक्टर देता है। इसमें लैम्डा होगा, वेवलेंथ पूछेगा कि वेवलेंथ कितनी होगी। तो जब वेव होगा फ्रीक्वेंसी होगी तो पूछेगा इसका फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। और क्या पूछ सकता है, वेव हुआ फ्रीक्वेंसी, अब रेडिएशन में वेव निकल रही, इसका वेलोसिटी क्या होगा, यही पूछ सकता है। क्या पूछेगा, वेवलेंथ पूछेगा और क्या पूछेगा, फ्रीक्वेंसी पूछेगा और क्या पूछेगा, इस वेव का वेलोसिटी क्या होगा। तो हम वेवलेंथ कैसे निकालें, वेवलेंथ निकालना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जंप किया यानी E4 से इलेक्ट्रॉन जंप किया E1 में तो क्या एनर्जी होगी यानी वेव लेंथ कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे वेवलेंथ, देखो ध्यान से देखा, निकालना बहुत ही आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है और आप समझ रहे हैं। और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, एंट्रेंस लेवल में पूछते हैं, चाहे आप नीट का एग्जाम दो चाहे आप इंजीनियरिंग का एग्जाम दो, इसमें पूछता है क्वेश्चन। तो देखो बेटा, डेल्टा ई इक्वल टू hc बाय लैम्डा पढ़ा आपने प्लैंक क्वांटम थ्योरी से। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, hc बाय डेल्टा ई। अब हमको डेल्टा ई का वैल्यू मालूम है, नीचे में इसको उल्टा कर दो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो लैम्डा है तो 1 बाय लैम्डा करो बेटा, तो ये डेल्टा ई बाय hc हो जाएगा। अब डेल्टा ई का वैल्यू डाल दो, डेल्टा ई का वैल्यू कितना है 2.18 10 टू दी पावर माइनस 18 और जेड स्क्वायर रहने दो 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर रहने दो और इसका जो वैल्यू है एच का वैल्यू डाल दो 6.625 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकेंड हो गया, 34 जूल सेकेंड हो गया और C का वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड हुआ। ये सबका जब वैल्यू डालोगे कैलकुलेट करोगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा और क्या आएगा 1.097 और 10 टू दी पावर 7 आ जाएगा 7 और जेड स्क्वायर रहने दो तो चेंज होते रहेगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया 1 बाय लैम्डा का वैल्यू आया बेटा, क्या आया 1 बाय लैम्डा का वैल्यू आया। तो लैम्डा का वैल्यू करेंगे तो उल्टा कर देंगे हम, यानी जब भी वेवलेंथ पूछेगा 1 बाय लैम्डा
तो 1 बाय लैम्डा को वेव नंबर कहा जाता है, तो वेव नंबर निकल गया 1.097 10 टू दी पावर 7 जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। और हमेशा याद रखें कि जो n1 होगा वो छोटा होगा, n2 जो होगा बड़ा होगा। पहले 1 आएगा उसके बाद 2 आएगा, इसका मतलब याद रखो 2 हमेशा बड़ा ही होगा। या इनिशियल रखो n इनिशियल स्क्वायर और n फाइनल। इनिशियल हमेशा पहले होगा और फाइनल हमेशा बड़ा होगा। क्लियर है? ओके। अब इसमें से क्या पूछा, एक तो हमने वेवलेंथ निकाल लिए, अब पूछेगा बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें। इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आप पढ़े हैं, और नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, है ना। तो डेल्टा ई इक्वल टू होता है एच न्यू। तो न्यू इक्वल टू क्या होगा बेटा, न्यू फ्रीक्वेंसी है, डेल्टा ई बाय एच। सिंपल है ना, डेल्टा ई बाय एच हो गया। डेल्टा ई का वैल्यू आपको मालूम है, क्या मालूम बेटा, डेल्टा ई की वैल्यू निकाल दी हमने 2.18 10 टू दी पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर हो गया बेटा। और एच का वैल्यू आप पहले से जानते हैं, इसको कांस्टेंट होता है, कितना होता है 6.625 और 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकेंड हो गया। अब ये सब कांस्टेंट है, इस सब का वैल्यू डाल दिया जाए तो आ जाएगा 3.29 और 10 टू दी पावर 15 जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर जाएगा। अब पूछेगा कि जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यही फॉर्मूला डालेंगे, n1 हो जाएगा, n1 हुआ फर्स्ट ऑर्बिट के n1 हुआ होगा, सेकेंड में जा रहा तो n2 हो जाएगा, 2 होगा। पूछेगा ये बताइए कि फर्स्ट से यदि 6 में जाएगा तो n1 इक्वल टू 1 होगा, n2 इक्वल टू 6 होगा। इसका सब वैल्यू डालेंगे तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। कितना सिंपल है, ये फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब इससे याद रखेंगे, इसको इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे तो आपको जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब कहेगा और भी क्वेश्चन कैसे क्रिएट होता, जो मैं भी आपको चर्चा करूँगा। तो आपने फ्रीक्वेंसी निकाला और आपने क्या निकाला, वेवलेंथ निकाला, और क्या निकाला, डेल्टा ई एनर्जी निकाला। अब एक चीज और पूछता है कि न्यूक्लियस जब कि चारों इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसकी डिस्टेंस कैसे निकालें, ये भी क्वेश्चन पूछता है, उसका डिस्टेंस कैसे निकालें। तो देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ, बहुत सारा ऑर्बिट हो सकता है। तो मान लिया कि कॉमन आर एन रेडियस कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कैसे निकालेंगे। तो आर एन इक्वल टू होता है 0.529 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम होता है। अब मान लिया जाए कि हमको निकालना है हाइड्रोजन के लिए, इसके लिए हाइड्रोजन के लिए निकालना है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है या सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालना है। जेड हुआ एटॉमिक नंबर हो गया, सेकेंड ऑर्बिट कितना हो गया 0.529 और सेकेंड एन इक्वल टू हम ले लें, सेकेंड ले लें, कितना हुआ 2 का स्क्वायर हो गया। और हीलियम के लिए सपोज निकाला तो हीलियम के लिए कितना होता है, जेड का वैल्यू 2 होता है, तो कितना हुआ 2 हो गया। तब कितना हुआ 0.529 और 4/2 हो गया, कितना 2 हो गया, यानी 0.529 इंटू 2 एंगस्ट्रॉम हो गया। कितना सिंपल है, ये सिंपल है। या एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपको, ये बताइए कि मान लिया जाए, इसको मिटा दो बेटा, ओके, आपने पढ़े लिखो, आराम से लिखो, लिख लिया, ओके। देखो बेटा कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, एक आपका देखो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कहेगा कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस कौन सा ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट है ना। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर द सेकेंड ऑर्बिट के लिए 100 पिकोमीटर है। तो पूछेगा रेडियस बताइए लिथियम +2 आयन के लिए, कौन सा ऑर्बिट के लिए, कहेगा फोर्थ ऑर्बिट के लिए निकालिए कि क्या होगा। हाइड्रोजन एटम के लिए सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस 100 पिकोमीटर है, तो कहता है लिथियम +2 आयन के लिए क्या रेडियस होगा। कैसे निकालेंगे, दोनों का वैल्यू निकाल लें, दोनों का वैल्यू निकाल, कैसे निकालोगे, देखो बेटा ये है RH हीलियम के लिए, हाइड्रोजन के लिए 0.529 और n स्क्वायर
हमने कौन सा ऑर्बिट दिए हैं, सेकेंड ऑर्बिट मान लेते हैं हमने, सेकेंड ऑर्बिट दिया तो सेकेंड का स्क्वायर आ गया। अब इसका दिया है 100 पिकोमीटर दिया है, ठीक है, रेडियस। अब हमको n स्क्वायर जेड तो 1 ही हो जाए इसका, तो Z1 ले लो इसका। इसके लिए हाइड्रोजन के लिए, अब लिथियम के लिए लिखते हैं, लिथियम +2 के लिए लिखे 0.529। अब हमको लेना है फोर्थ ऑर्बिट के लिए, तो फोर्थ का स्क्वायर कर दो, और जेड का वैल्यू लिथियम के लिए 3 होता है। अब इसका पूछा है क्या होगा, तो इसका तो दिया हुआ है, तो मान लिया जाए हम दोनों को कंपेरिजन किए, आर हाइड्रोजन और आर लिथियम, आर लिथियम के लिए हम लिया, इसके लिए हमने आर लिथियम +3 के लिए लिए, आर हाइड्रोजन आर लिथियम के लिए क्या होगा, ऊपर में 0.529 × 4 और ये 1 है, और नीचे में जो दिया 0.529 × 4 और डिवाइडेड बाई 3 हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया ना, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा, कैंसिल हो गया, तो 4/1 बचा, और नीचे में कितना बचा 4/3। तो ये जब कैलकुलेशन करेंगे कितना हो गया, 4/1 × 3/4 हो गया, तो 4 कैंसिल हो गया, तो कितना हमारा आया, यानी हमारा आया जो वैल्यू आया बेटा, कितना आया हमारा, आर हाइड्रोजन बाय आर लिथियम +3 = कितना आया, 3 आ गया। अब हमको इसका मालूम है, किसका निकालना है, तो लिथियम +3 आयन का निकालना हमको है रेडियस, तो कितना हो गया, RH/3 हो गया, यानी कितना हो गया 100 पिकोमीटर डिवाइडेड बाई 3 हो गया, है ना। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, और भी कई क्वेश्चन है जो आप इसको बना सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आप एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपको कि ये ऑर्बिट है और ये भी ऑर्बिट है और ये भी ऑर्बिट है, कहेगा कि कई सीरीज होते हैं, यानी स्पेक्ट्रल लाइन का सीरीज होता है, वो होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है। तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है तो वो कैसे स्पेक्ट्रम बनता है, मान लिया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट है, से फर्स्ट में आया और सेकेंड से भी फर्स्ट में आया, तो यहाँ से जो रे निकलेगा और यहाँ से भी जो रे निकलेगा, तो ये जो है इसको कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। तो कहता है कि फर्स्ट में आए, कहीं से भी आए, सेकेंड से आया, थर्ड से आए, फोर्थ से आए, कहीं से फर्स्ट में आए, तो उसको नाम दिया है लाइमन सीरीज। क्या नाम दिया है, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में N1 = होता है 1 और N2 कहाँ से आ सकता है इलेक्ट्रॉन, 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से, 5 से, ऐसे किसी से भी आ सकता है। तो हुआ लाइमन सीरीज में फर्स्ट में आना चाहिए, 2 से, सेकेंड से, थर्ड से, तो ये जो सीरीज बनता है उसको लाइमन सीरीज। उसी तरह बाल्मर सीरीज होता है, तो बाल्मर सीरीज में बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आए या कहीं से आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हमारा फर्स्ट ऑर्बिट नहीं, सेकेंड ऑर्बिट में। कहाँ से आ सकता है, इधर कहीं से भी आ सकता है इलेक्ट्रॉन, किस में आना चाहिए, ये सेकेंड ऑर्बिट है, तो सेकेंड ऑर्बिट में आया इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में, चाहे ये थर्ड से आए, चाहे ये फोर्थ से आए, चाहे ये फिफ्थ से आए, किसी से, चाहे ये इन्फिनिटी से आए, तो कहता जो स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा, जो स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा, उसको एक सीरीज देंगे, उसका नाम है बाल्मर सीरीज। तो N1 = कितना 2 हो गया, और N2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, ये बनेगा, तो हमको बाल्मर सीरीज कर। उसी प्रकार लाइमन सीरीज हो गया, बाल्मर सीरीज हो गया, पास्टन सीरीज हुआ, ब्रैकेट सीरीज हो गया और फ्रंट सीरीज हो गया। तो क्वेश्चन किसे पूछेगा, अब हम इसमें किस तरह से क्वेश्चन आएगा बेटा, उसको हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हारा स्कूल के पेपर में। तो ध्यान समझो, पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए कि N1 = 4 है और N1 = 6 है, और ये है हीलियम प्लस आयन है। तो कहता है जब इलेक्ट्रॉन 4 से 6 में गया, तो कहता है कि ये एनर्जी कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन जब
फोर्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जब 6 ऑर्बिट में जाएगा बेटा, तो ये कितनी एनर्जी लेगा कि फोर्थ ऑर्बिट से 6 ऑर्बिट में जाएगा। तो क्या पूछेगा, एनर्जी कौन सा एटम के लिए, हीलियम एटम के लिए कितनी एनर्जी होगी, ये क्वेश्चन पूछेगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो एनर्जी इक्वल टू होता है बेटा डेल्टा इक्वल टू 2.18 10⁻18 जेड स्क्वायर। हीलियम के लिए कितना होता है, एटॉमिक नंबर जेड हीलियम का 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, और 1/n1 स्क्वायर, n1 कितना हुआ, 4 का स्क्वायर हो गया बेटा, -1/6 का स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा जूल पर एटम। अब बाकी कैलकुलेशन तो आप जानते ही हैं, आप कैलकुलेशन इजीली कर लेंगे। क्लियर है, एक तो एनर्जी पूछ दिया। अब इसका यही पूछेगा कि जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका वेवलेंथ कितना होगा, पूछ सकता है वेवलेंथ। तो 1/λ = 1.097 इंटू 10⁻7 जेड स्क्वायर कितना हुआ हीलियम के लिए, 2 का स्क्वायर हो गया बेटा, इंटू 1 कितना हुआ 4 का स्क्वायर -1/6 का स्क्वायर, और क्या हो गया पर मीटर हो गया, ये भी निकल गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप किया तो ये एनर्जी पूछा, और पूछेगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछेगा और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछेगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखो ध्यान से, तो आप जानते हैं कि डेल्टा इक्वल टू hc/λ होता है, तो लैम्डा को बढ़ाएंगे तो एनर्जी को घटाएंगे, और लैम्डा को घटाएंगे तो एनर्जी को बढ़ाएंगे, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ को छोटा करना है तो एनर्जी को बड़ा करना है, और वेवलेंथ को बड़ा करना है एनर्जी को छोटा करना है। तो कैसे एनर्जी छोटी होगी बेटा, देखो ध्यान से, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, ये फिफ्थ ऑर्बिट है। यदि कहे कि यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट 1 2 3 4 5 ऑर्बिट लिखा मैंने, तो 1 और 2 के बीच एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, कम होगा बेटा। लेकिन 1 और 3 के बीच कितना एनर्जी का डिफरेंस, थोड़ा इससे ज्यादा होगा, और 1 और 5 के बीच एनर्जी का डिफरेंस और ज्यादा होगा। 1 और इंफिनिटी के बीच एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा बेटा, बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब एनर्जी का जब डिफरेंस पूछे तो यानी ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ता है, यानी ऑर्बिट की संख्या बढ़ा दिया जाए तो एनर्जी भी बढ़ेगा। ऐसे समझो, यदि आपको कहेंगे इस घर के चारों ओर चक्कर लगाए तो ठीक है, कहेंगे पूरा बड़ा ग्राउंड की चक्कर लगाओ तो ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, कहेंगे पूरा जो है कि 1000 10,000 स्क्वायर फीट एरिया के चारों ओर चक्कर लगाओ तो ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब आप जितनी डिस्टेंस तय करेंगे उतने ही एनर्जी आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये आप कॉमन सेंस है, यहाँ भी इसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं। मैंने बताया लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फॉर्न सीरीज बताया। देखो ध्यान से, यदि कहेगा कि बताइए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, क्या पूछे बेटा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछेगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज के लिए बोलिए। कौन सा सीरीज के लिए, लाइमन सीरीज के लिए। तो लॉन्गेस्ट हुआ वेवलेंथ, वेवलेंथ कितना पूछा, लॉन्गेस्ट हमने पूछा, लॉन्गेस्ट, तो एनर्जी क्या हो गया, शॉर्टेस्ट। तो क्या हो जाएगा 1.097 इंटू 10⁻7, और जेड स्क्वायर मान लिया, मैंने लिया हीलियम के लिए तो 2 का स्क्वायर, और 1/λ1 स्क्वायर। हमको लॉन्गेस्ट लिए तो एनर्जी कितना होगा बेटा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लिए तो एनर्जी कम हो गया। तो कौन सा सीरीज के लिए हमने, लाइमन के लिए, तो 1 का स्क्वायर, लाइमन 1 में आता है, कहाँ से आएगा 1/2 से आएगा। क्यों आएगा, हमने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लिए है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एनर्जी कम होगा। अब कहा लॉन्गेस्ट छोड़ो, अब कहेगा लॉन्गेस्ट छोड़ो, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंगे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा बेटा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा। क्या पूछा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या हुआ, 1.097 10⁻7 इंटू 2 का स्क्वायर, और 1/1 का स्क्वायर, 1/इंफिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेंगे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिए तो एनर्जी हमको सबसे ज्यादा लेना पड़ेगा। क्लियर है। तो आपने आज पढ़े थॉमसन्स मॉडल,
बोर्स मॉडल और उसका जो है एप्लीकेशन, एनर्जी निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, वेवलेंथ निकालने के लिए। तो आप हमेशा आपको ये जो वीडियो है, जो चैनल है केमिस्ट्री टेल्स, आप देखते रहिए। और यदि दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली में द्वारका एरिया में रहते हैं, तो आप जो है द्वारका मोड़ पर आ करके कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप फिजिकल मिल सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है बेटा 9911364921, यानी केमिस्ट्री में आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो, आप मेरे मोबाइल पर कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा नाम है सुनील सर, ठीक है। 9911364921 आप हमेशा पूछने के लिए फ्री हैं। और यदि आपको दिक्कत है तो ऑफलाइन आकर आप हमसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी फी, ताकि आप पढ़ाई के साथ एंजॉय करें और लाइफ को बेटर बना सकें।